साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक भिखारी देश है पाकिस्तान। वो इस समय चौधरी बनने का प्रयास कर रहा था, मीडिएशन करने का प्रयास कर रहा था और कई लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। देखो पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, देखो आज पाकिस्तान पीस मेकर बन गया है। भारत में भी कई ऐसे दलाल हैं जो इस तरह की बातें कर रहे थे। भारत अपना शांत था। हम सबको पता था कि पाकिस्तान में किसी तरह की कोई डील नहीं हो पाएगी और ये लास्ट में बेइज्जती करा के आएंगे। जेडी वेंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे तो लगा कि कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा। अंत में कोई नतीजा नहीं निकला, खाली हाथ सब लोग लौटे जैसा कि होना था। आप में से कई लोग पूछ रहे थे एक दो दिन से कि वीडियो क्यों नहीं आया। मैंने कहा सब कुछ हो जाने दो, पहले हो जाएगा, फिर आखिरी में हम वीडियो लेकर के जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या। अब ध्यान से सुनना, पूरी प्रक्रिया चली क्या। पहले ईरान के कॉन्वॉय ने बोला कि भाई हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। फिर खबर आई कि अब वो जाएंगे पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान गए, बातचीत चली। कई लोगों का सवाल होता है कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, कोई और देश क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक यूएस ईरान से जो बात करता आया है वो पाकिस्तान के जरिए ही बात करता आया है। कभी भी ईरान से डायरेक्ट बात नहीं करी है, पाकिस्तान में ईरान की एम्बेसी के थ्रू ही बात करी है। तो वो हमेशा एक जगह रहा है जहां बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान कोई इंटेलेक्चुअल देश नहीं है कि जहां पर भाई साहब यहाँ पर बड़े बुद्धिमान लोग रहते हैं तो वहीं जाके बातचीत करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एक बस ठीक है भाई वहां चलते हैं बात करने, ऐसा है। तो रिसीव करने गया ये भिखारी और ये पीछे ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, इधर ये आपका इशाकदार है ना, ये सब ऐसे रिसीव करने गए जैसे भगवान आए हैं क्या। ठीक है, जेडी वेंस गया, रुका, बातचीत हुई, 21 घंटे तक अलग अलग राउंड्स ऑफ टॉक चले और नतीजा कुछ नहीं निकला। कारण ईरान अपनी बात पे अड़ा रहा, यूएस अपनी बात पे अड़ा रहा। ईरान ने जो शर्तें रखी वो यूएस ने नहीं मानी और यूएस ने जो रखी वो ईरान ने नहीं मानी। यूएस ने ईरान से कहा कि भाई देखो हम चाहते हैं कि तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दो पूरी तरह से। ईरान ने कहा हम ये बंद नहीं कर सकते, इसे हम किसी पर हमला करने के लिए नहीं स्टार्ट किए हैं, अपने आप को बचाने के लिए स्टार्ट किए हैं, तो ये तो हम बंद नहीं कर सकते। अब साथियों ये बात भी सही है। आप खुद बताओ, जिस कार्यक्रम पर ईरान पिछले 30 साल से काम कर रहा है उसे क्यों बंद कर दे एकदम से, और वो भी अब जब वो यूएस पर भारी पड़ चुका है तब भी क्यों बंद कर दे? वो बंद तो बिल्कुल नहीं करेगा। ईरान ने 2005 के आसपास ही अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट इतना कर लिया था कि ईरान चाहता तो एक आध साल में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता, बट नहीं बना पाया। चलो ठीक है, अलग अलग कारणों से नहीं बना पाया होगा। अब ईरान क्यों छोड़ दे अपने उस कार्यक्रम को? तो ये अगर कोई सोच रहा है कि इस पर ईरान मान जाएगा तो ये तो कोई बात लगती नहीं है मानने वाली। दूसरा, यूएस ने कहा कि भाई ईरान देखो ऐसा है कि तुम ये बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का जो कार्यक्रम है ये भी बिल्कुल छोड़ दो। ईरान ने कहा क्यों छोड़ दें, तुम बना रहे हो, इजराइल बना रहा है, दुनिया के हर देश बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, हम छोड़ दें क्यों? ताकि तुम आओ किसी दिन हमारे देश को ख़त्म कर दो। ईरान इस पर भी नहीं माना। अब आप ही बताओ ईरान क्यों माने, जब ईरान इतनी अच्छी मिसाइल्स बना करके इन सब पे भारी पड़ चुका है, पूरे गल्फ में तबाही मचा चुका है, तो ईरान क्यों मान जाए इस शर्त पर? इस पर भी नहीं माना। अगली बात यूएस ने क्या रखी, अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ बाद में बताऊंगा, पहले आप सुनिए शर्तें क्या थी। फिर यूएस ने कहा एक काम करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खोल दो पूरी तरह से। ईरान ने कहा कि भाई देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो सीन ऐसा है कि मतलब इनडायरेक्ट वे में ईरान को कहीं ना कहीं भी समझ में आ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके लिए बहुत बड़ी ताकत है। इसको बंद कर देने से पूरी दुनिया तिलमिला जाती है और सबसे ज़्यादा तो यूएस तिलमिला जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा हथियार उसके हाथ लग गया है। अभी रूस ने भी कहा था कि ईरान ने तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है और उस बॉम्ब का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ईरान जब ये समझ गया है कि इसको कंट्रोल करने से मैं दुनिया को नचा सकता हूँ तो वो इसे भी क्यों छोड़ दे। यूएस कहता है कि छोड़ो, ईरान कहता है कि नहीं। यूएस ने कहा चलो टेम्परेरी तौर पर जहाज़ों को आने जाने दो, ईरान ने कहा कि ठीक है आने जाने देंगे। तो यूएस कहता है कि अपनी जो माइंस, सी माइंस तुमने डाल रखी हैं समुद्र में, वो माइंस हटा दो। ईरान कहता है भैया हम डाल के भूल गए, हमने कहाँ कहाँ बिछाई थी, अब वो बह करके पानी में कहीं की कहीं पहुँच गई होंगी, हम नहीं कर सकते उसका कुछ। तो ये एक और कलेश है। साथियों इस पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आज ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके न सिर्फ यूएस को बल्कि पूरी दुनिया को टेंशन में डाल रखा है और हर कोई चाहता है कि युद्ध रुक जाए कैसे भी। सही बात है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, ऑयल इकोनॉमी प्रभावित हो गई है। अब इधर आइए, भारत अपने अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चला रहा है। 70,000 करोड़ रुपए लगा करके हम एक बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें हम यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, बड़े बड़े जहाज आकर के अपना सामान उतार सकें। यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ पर टूरिज्म का हब बनेगा,
यहाँ पर और भी रुकने रुकाने के होटल वोटल बनेंगे, आर्मी का बेस मजबूत किया जाएगा, एयरफोर्स का बेस मजबूत किया जाएगा, नेवी का बेस मजबूत किया जाएगा। अगर भारत इसको अच्छे से बना लेता है तो आप जानते हैं भारत को क्या फायदा है। चाइना का 70% माल इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है, यानी कि जो ये छोटा सा आपको रास्ता दिख रहा है यहां से होकर ऐसे गुजरता है चाइना का 70% माल। अगर भारत इसको बना लेता है तो सोचिए जो काम आज ईरान या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कर रहा है वही काम भारत इसको रोक के कर सकता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का को। और चाइना का 70% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित हो जाएगा, चाइना तो डूब जाएगा। तो चाइना की कैसी नस हमने दबा रखी है, समझ रहे हैं आप। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कौन है आपको पता है? सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो। सोनिया गांधी ने कई लेख लिखे हैं कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए, इससे एनवायरनमेंट में नुकसान हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, ट्राइब्स प्रभावित हो रही हैं, ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। लेख लिखे हैं और बाद में ये मामला ट्राइब्यूनल तक ले गए हैं ये लोग, जहां पर बाद में जज ने खुद कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि जब देश हित की बात आती है, जब देश का मैटर आ जाता है तो ये सब चीजें नहीं देखी जाती है। अब आप ये रिलेट कर पा रहे हैं कि 2008 में ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाइना के साथ जो एमओयू साइन करके आए थे, जो आज तक प्रकाशित नहीं हुआ कि वो था क्या, वो एमओयू किस चीज से संबंधित होगा। और इसीलिए ये लोग तिल मिला रहे हैं, भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का फायदा उठाने को रोक रहे हैं कि ये मत करो आप। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली जो शर्त आई वो ये शर्त आई, ईरान ने कहा कि भाई देखो पूरी दुनिया में जितने भी हमारे एसेट्स हैं, जो पैसा है, उसे आप जो है रिलीज कर दो जिससे कि हम उसे निकाल पाएं। एक्चुअली हुआ क्या है कि दुनिया भर में ईरान ने जहां जहां डॉलर अपने जमा कर रखे हैं या एसेट्स जमा कर रखे हैं उन्हें वहीं के वहीं फ्रीज कर दिया गया, उन्हें निकाला नहीं जा सकता। ईरान ने यूएस से कहा कि वो निकालने की अनुमति दे दो, और ईरान ने खास करके ये कहा कि जो कतर में हमने जमा कर रखी है वो निकाल के दे दो। कतर आप जानते हो छोटा सा देश है, ये कतर यूएस का 1 नंबर का पपेट है। कतर में भी अच्छे खासे शिया रहते हैं। ईरान ने अपना पैसा कतर में जाके जमा किया अच्छा खासा, जिससे कि कतर भी इस्तेमाल कर पा रहा था उसका, क्योंकि जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हो तो आपका पैसा बैंक भी इस्तेमाल कर पाती है, तो कतर उसका यूज़ करता आ रहा था। लेकिन कतर ने आज देखो किस तरह से यूएस का साथ दे करके ईरान को फंसा दिया, तभी तो ईरान ने कतर पर मिसाइल्स बरसाए थे। खैर यूएस ने पहले तो इसके लिए हामी भर दी कि कतर वाला निकलवा देंगे, फिर बाद में पता चला कि इस पर भी राजीनामा नहीं हो पाया, बट इस पर राजीनामा आगे हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। तो इतनी बातें हैं। इसके बाद जो मेन पॉइंट है, ईरान कहता है कि जो इजराइल लेबनान में हमला कर रहा है हमारे हिजबुल्लाह वाले साथियों पर, तो उसको रोक दिया जाए, इस हमले को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। इस पर यूएस ने कहा कि लेबनान की तो बात हुई ही नहीं थी, लेबनान पर हम नहीं मान सकते। और यूएस हो सकता है सब चीज़ों पर मान जाए, लेबनान पर नहीं मान पाएगा। कारण क्या है कि इजराइल अभी भी लेबनान में हिजबुल्लाह को ठोक रहा है। और कल की बात है, कल जब यहाँ बातचीत चल रही थी पाकिस्तान में, वहाँ इजराइल ने 14 लोगों को मार दिया लेबनान में। लेबनान को तो इजराइल कब जाएगा, किसी हाल में नहीं होने वाला ये कि लेबनान पर हमला रुक जाए, किसी हाल में नहीं होगा। यूएस जाके शर्त पे साइन कर है कि हाँ नहीं करेंगे लेबनान पर हमला, लेकिन फिर भी होगा। ये जो कल पाकिस्तान में पूरी नौटंकी चली है ना, ये सच में नौटंकी ही थी। इजराइल पहले ही कह चुका था कि हम पाकिस्तान को मीडिएटर के रूप में कोई ऑथेंटिक नहीं मानते, किसी तरह से इसे हम वो नहीं मानते, क्या होता है कोई आदमी जिम्मेदार नहीं मानते, एक शब्द यूज किया था याद नहीं आ रहा एकदम से। तो इजराइल तो पाकिस्तान को वैसे ही नकार चुका है, अब वहां तुम कोई भी बात करते रहो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इजराइल की तो सबसे प्राथमिकता ही ये है कि कैसे भी करके यहां पर लेबनान को कब्जाना है, हिजबुल्लाह खत्म करके, और फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है। क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं किया तो ईरान इजराइल को खत्म कर देगा। क्योंकि जब ईरान में 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था तो उन्होंने अपने संविधान में बदलाव करके सबसे पहले ये लिखा था कि इजराइल हमारा दुश्मन है और एक दिन इसे खत्म करेंगे हम। जबकि इजराइल ने ऐसा नहीं लिखा है अपने संविधान में कि हम ईरान को एक दिन खत्म करेंगे। ईरान ने सामने से पंगा लिया इजराइल से कि हम इसे एक दिन खत्म करेंगे। तो इजराइल तो अपने प्रोटेक्शन के लिए ये सुनिश्चित करेगा ना कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार ना बना ले। तो इजराइल तो कैसे भी करके इस युद्ध को नहीं रोकने वाला जब तक कि ईरान से परमाणु बम या जो जितना भी परमाणु संवर्धन हो रहा है, एनरिचमेंट हो रहा है, वो बाहर नहीं हो जाता, या ईरान में तख्ता पलट नहीं हो जाता, तब तक तो मानेगा ही नहीं इजराइल, यूएस चाहे कुछ भी करता रहे।
तो ये जो नौटंकी पाकिस्तान में हुई है, इतनी बुद्धि पाकिस्तानियों में नहीं होती, उन्हें नहीं पता था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बेवकूफ होते हैं वो, उन्हें लगा कि हम बातचीत करा देंगे, कुछ डील हो जाएगी, हम दुनिया में गाएंगे कि देखो हम पीस मेकर्स हैं, और पीस 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 की आड़ में भारत पे हमला कर देंगे धीरे से। ठीक है साहब, चलिए अब ये सारी बातें कल हुई और किसी बात पर कोई खास नतीजा निकल के नहीं आया। फलस्वरूप मीटिंग कैंसिल हो गई, या कहें कि खत्म हो गई, और जेडी वेंस ने कह दिया कि बेनतीजा रही बातचीत। जेडी वेंस अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल गया। इसके बाद खबर आती है कि यूएस ने फिर अपने 2 नवल शिप्स भेजे हैं वॉरियर टाइप के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाकर के ये उन माइंस को हटाएंगे जो खो गई हैं, जो माइंस अंदर खो गई हैं उनको हटाएंगे। उधर ईरान कह रहा है कि इस तरह के कोई वॉरशिप अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं पहुंचे हैं। यूएस कह रहा है कि हमने पहुंचा दिए हैं। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि ये हमला करने के लिए यूएस ने लगाए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये यूएस सिर्फ और सिर्फ माइन क्लियर करने के लिए लगा रहा होगा, और हो सकता है भी पहुंच भी ना पाया हो। हमला तो यूएस नहीं करेगा, सिर्फ हवाबाजी है। अब आइए आगे देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है डी-डॉलराइजेशन का। याद कीजिए, मार्को रूबियो ने फिर से ये बात रिपीट करी है कि यूएस अब आने वाले 5-6 सालों में, या अब आने वाले जितने भी टाइम है, किसी पर भी सैंक्शंस लगा करके उसे नहीं दबा पाएगा, क्योंकि अब कोई भी डॉलर का उस लेवल पर प्रयोग नहीं कर रहा जिस लेवल पर पहले प्रयोग होता था। पहले हम डॉलर के प्रयोग की हेजेमनी के अंतर्गत देशों पर सैंक्शन लगा करके उनको दबा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे हमारे ही वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा देश है ब्राजील, यूएस के बाद। ब्राजील ने चाइना के साथ डील करी है कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और ब्राजील ने इस तरह लगभग 10 से 12 देशों के साथ डील करी है, 10 से 12-15, कि हम लोकल करेंसी में ही ट्रेड करेंगे। जब लोकल करेंसी में ट्रेड करोगे तो यूएस के डॉलर का तो आप उपयोग उतना नहीं करोगे, इसी को डी-डॉलराइजेशन कहते हैं। इसी तरह से मार्को रूबियो ने कहा कि इन सब में सबसे आगे हैं आपकी ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स कंट्रीज में आप जान रहे हैं रशिया, चाइना, भारत, ये सब। तो देखो, ब्राजील 10 से 15 देशों के साथ लोकल करेंसी में कर रहा है, साउथ अफ्रीका 5 से 10 देशों के साथ लोकल करेंसी में कर रहा है, भारत 22 से 30 देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है, और 2014 से पहले भारत किसी देश के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड नहीं करता था। चाइना सबसे ज्यादा 40 देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है, रशिया करीब 30 से 35 देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है। ईरान अब उस स्थिति में आ ही गया है कि इसे भी लोकल करेंसीज में ट्रेड करना पड़ेगा, वैसे भी कर ही रहा था चाइना से। आप जान रहे हैं ये सब ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। इसमें इथोपिया भी मेंबर बना है, इसमें यूएई भी मेंबर बना है, ईरान भी मेंबर बना है। ठीक है, तो 5 ये हो गए, 6, 7, 8। सऊदी भी मेंबर बना था, लेकिन अभी पूरी तरह से मेंबर बना नहीं है, यूएस के दबाव में बन नहीं पा रहा है। एक मेंबर बना हुआ है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी लोकल करेंसी में ट्रेड की बात कर रहा है। सऊदी खुद इस चक्कर में है कि कैसे भी करके यूएस अपने बेसिस यहां से कम करे, इस युद्ध में यूएस इतना कमजोर हो जाए कि यहां से बुरिया बिस्तर लेकर के निकलने का प्रयास करे। फिर हम यूएस से कहेंगे कि यूएस हमें तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और ना ही हम तुम्हारा तेल अब डॉलर में बेच पाएंगे, हम जिसमें चाहें उसमें बेचेंगे। तब ये भी लोकल करेंसी वाले फेवर में आ जाएगा जो ब्रिक्स वाले कर रहे हैं। तो यूएस इस पूरी चाल को समझ चुका है, इसलिए यूएस भी जानता है कि उसका डॉलर गिरने वाला है। इसलिए यूएस कोई ना कोई या तो अल्टरनेट मैकेनिज्म लेकर के आएगा कि ठीक है क्रिप्टो करेंसी में तेल बेचो, या कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि अपने आप को ताकतवर रखे, लेकिन फिर भी रख नहीं पाएगा। ये मार्को रूबियो भी अब बोल चुकी हैं। मैं कब से एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो एक खबर आपकी ये हो गई। उसके बाद एक खबर मैं आपको और बताता हूं, भारत में रहने वाले इन जैसे लोग। आरफा खानम शेरवानी, ये एक पत्रकार है, 1 नंबर की वामपंथी है, मजहबी पत्रकार है। जब ईरान और यूएस के बीच में सीज फायर हुआ था, आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे एक रात में ईरान को उड़ा दूंगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पता चला सुबह तक सीज फायर कर लिया। उस दिन इसका एक ट्वीट आता है, ट्वीट में क्या कहती है कि जिस तरह से ईरान ने यूएस को हराया है, अब ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ईरान एक नया विश्वगुरु है। बड़ी जल्दी ईरान को विश्वगुरु बना दिया इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए, कोई आदमी है ये सैयद मुजम्मिल शाह, इसने पाकिस्तान को लेकर के एक ट्वीट किया। इसने कहा क्या देश है ये, वो नहीं है कि क्या देश है ना, क्या देश है। आईएमएफ से लोन लिया, फिर एक संभावित विश्व युद्ध को होते होते रोक दिया, फिर अफगानिस्तान पर अटैक किया,
चाइना से सीज फायर की बात कर रहा था, ग्लोबल पीस मेकर बनते हुए, शांति दूत बनते हुए ईरान के साथ खड़ा रहा, और फिर ईरान ने जो सऊदी पर अटैक किया उसकी निंदा भी की पाकिस्तान ने, और फिर ट्रंप के साथ नेगोशिएशन करते हुए वहां के लोग पाकिस्तान के PSL देख रहे हैं। यानी कि इस पूरे का मतलब है कि पाकिस्तान को 4 लाइन में यह बताने की कोशिश करी गई है कि यह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और देखो कितनी अच्छी है। मैं क्यों बोल रहा हूं इस आदमी की बात, मुझे इस आदमी से मतलब नहीं है। इस पूरे ट्वीट को पढ़ा है आरफा खानम शेरवानी ने, और पढ़ते हुए बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि लोन लेकर देश चल रहा है, फिर भी अफगानिस्तान को ठोक पा रहा है, चाइना से ईरान से सीज फायर की बात कर रहा है, ईरान अगर सऊदी को पेल देता है तो उसकी निंदा कर रहा है, और फिर ट्रंप को बुला करके या US को बुला करके पीस मेकर की भूमिका निभा रहा है, और उसके लोग शांति से PSL देख रहे हैं। जैसे IPL चलता है, वह PSL। पहली बात तो वह PSL पूरे देश में नहीं चल रहा, सिर्फ एक स्टेडियम में चल रहा है जिसमें लोगों को जाने की इजाजत ही नहीं है। एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। कह रहे हैं कि क्या देश है, उसने IMF से लोन लिया, फिर उसके बाद एक उसने पोटेंशियल जो वर्ल्ड वॉर होने वाली थी वो रुकवा दी। इसी दौरान आप देखिए अफगानिस्तान पे अटैक कर लिया, चीन के साथ सीज फायर की बातचीत कर रहा था, फिर उसके बाद एक ग्लोबल पीस मेकर बन गया, फिर ईरान के साथ खड़ा हुआ, बीच में उसने जो सऊदी अरब है उसके ऊपर अटैक था ईरान का, उसको भी कंडेम कर दिया। कुछ ही घंटे पहले ट्वीट आया था इस सीज फायर से ठीक पहले कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो ईरान नहीं सऊदी अरब के साथ हम खड़े होंगे, पाकिस्तान खड़ा होगा, क्योंकि हमारा उनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट है। और इस सब के बीच जो है वो नेगोशिएट कर लिया ट्रंप के साथ इस पूरी सीज फायर को, जबकि पूरा देश वहां पर PCL देख रहा था, यानी क्रिकेट मैच देख रहा था। अगर PCL पाकिस्तान सब लीग, आई थिंक क्रिकेट लीग, तो वो देख रहा था। ये बहुत शानदार ट्वीट है जो पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को मुझे लगता है 4 लाइनों में समेट देता है। तो ये हमारे देश में बैठे हुए वो लोग हैं जो रहते इस देश में हैं, और इनके दिमाग में चलता है इनका मजहब, और मजहब के संबंधित पाकिस्तान, ईरान, टर्की जैसे देश ही ने दिखाई देते हैं। अब ये लोग इस तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि कोई चीज में छुपानी नहीं है। किस तरह के ये लोग हैं, किस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम हमारे देश को खोखला कर रहा था, आप देख लीजिए। लेकिन इस आरफा खानम शेरवानी को यह नहीं दिखाई दे रहा कि भारत दुनिया का दूसरा देश बना है रशिया के बाद जिसने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करके थोरियम से बिजली बनाने की ओर कदम रख दिया है। रशिया भी इस मामले में यहां तक पहुंचा है, लेकिन रशिया का उतना एफिशिएंट नहीं है जितना हमारा है। आने वाले समय में हम थोरियम से बिजली बनाएंगे, और पूरी दुनिया का 25% थोरियम भारत में ही है। यानी भारत इतनी बिजली बना लेगा कि हम सबको तो अनलिमिटेड बिजली मिलेगी ही, हम दुनिया को बिजली दे सकते हैं, और न जाने कितने न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। भारत में यूरेनियम केवल 1 से 2% है, इसलिए हम उसमें थोड़े पीछे रह जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने में। लेकिन अब भारत थोरियम से बिजली बनाएगा, और थोरियम से बिजली बनाने में सारे देश फेल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग US और यूरोप। ये आरफा खानम शेरवानी को नहीं दिखाई देता, यहां सुपर पावर भारत नहीं दिखाई दे रहा उनको। उसी तरह से आरफा खानम शेरवानी को नहीं दिख रहा कि भारत ने किस तरह से 1000 किलोमीटर तक क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार कर लिया है। यानी कि भारत एक नेशनल क्वांटम मिशन लेकर के आया था 2024 में, जिसमें भारत अगले 8 साल में 2000 किलोमीटर के दायरे में यह नेटवर्क तैयार करेगा, ऐसा लक्ष्य रखा था। लेकिन भारत ने केवल 2 साल में ही 1000 किलोमीटर के दायरे में यह नेटवर्क तैयार कर लिया है। आप कहोगे ये है क्या? ये एक ऐसा नेटवर्क है जो भारत को 1000 किलोमीटर का रक्षा कवच देगा, जिसमें कोई भी देश भारत के किसी भी नेटवर्क को, हमारे किसी इंटरनेट को, किसी साइट को हैक नहीं कर सकता, कोई साइबर अटैक नहीं कर सकता, किसी तरह का कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर प्रयास करेगा तो एक वार्निंग हमारे पास आ जाएगी और एक वार्निंग उसके पास चली जाएगी। ये शॉर्ट में बता दिया मैंने, और ये चीज US भी नहीं कर पाया अभी तक। एलोन मस्क ने बड़े बड़े काम किए हैं, ये नहीं कर पाया, लेकिन ये आरफा खानम शेरवानी को नहीं दिख रहा। तो इन शॉर्ट ये है कि मैं बार बार कहता हूं कि जो ये युद्ध चल रहा है ईरान और US का, इस युद्ध में कई चीजें निकल के छन के सामने आ रही हैं, और वो आप डेली देख रहे हैं। अब एक चीज आपको और बता दूं, कभी भी आपको ये जानना हो कि पाकिस्तान में चाहे कितनी भी बैठक हो जाए, इस युद्ध का क्या परिणाम निकलेगा या क्या होने वाला है बैठक का अंजाम, तो हमेशा ये देख लेना कि इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल फिर भी लेबनान को ठोकने में लगा है तो समझ जाना बैठक विफल जाएगी। इजराइल अगर पाकिस्तान को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा तो समझ जाए पाकिस्तान अपना मजाक बनवाएगा लास्ट में। इस पूरे युद्ध में वही होगा जो इजराइल चाहेगा, बस ये आपको पता रखना है। दूसरा, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने कुछ एयरक्राफ्ट 15,000 सोल्जर सऊदी में डिप्लॉय कर दिए हैं, भेज दिए हैं सऊदी की तरफ, क्योंकि अब सऊदी की तरफ से उसे लड़ना पड़ सकता है
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुए डिफेंस पैक्ट के अंतर्गत। ये बात हम कब से कह रहे हैं आपसे कि ऐसा एक दिन आएगा, इस बात से पाकिस्तान डरा हुआ है और अंत में पाकिस्तान को भेजना पड़ गया। अब मज़ा आएगा, आप देखते जाइएगा। अब पाकिस्तान उलझेगा यहाँ पर, फिर मौका बनेगा यहाँ, ठीक है। इधर चाइना भी नोटम जारी कर चुका है अपने जितने सी कोस्ट है उससे 40-50 किलोमीटर आगे तक। नोटम का मतलब है कि आप इस क्षेत्र में कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते, और ये अगले 40 दिन तक जारी किया गया है। ये शायद 200 किलोमीटर तक किया है, 40 नहीं 200 किलोमीटर तक, 40 दिनों तक किया है। यानी चाइना भी ताइवान को डराना चाह रहा है कि बेटा हम भी कभी भी आ सकते हैं। भारत भी लगातार नोटम जारी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। मैं आपसे क्या कहता था कि इधर जो ईरान वॉर चल रहा है ये खिड़की खोलता है कि भारत पीओके ले ले या पाकिस्तान के टुकड़े कराए व्हाटएवर, और चाइना ताइवान को ले ले। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि चाइना का हाथ है ईरान के पीछे ये बातचीत कराने का, या चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, या चाइना बैकहैंड से सपोर्ट कर रहा है, ये सब लोग बकवास कर रहे हैं। चाइना किसी को कुछ नहीं कर रहा है, चाइना अपनी जुगाड़ देख रहा है। चाइना संदेश दे रहा है कि मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोल रहा, तुम में से कोई भी मेरे मामले में मत बोलना। ये पूरी बात चल रही है साहब। अब देख लो, गाड़ी उसी दिशा में बढ़ती दिख रही है। डीडोलराइजेशन की बात रूबियो कर रहे हैं, चाइना नोटम जारी कर रहा है, भारत के सभी लोग तैयार बैठे हुए हैं, पाकिस्तान मजाक उड़वा रहा है, और पाकिस्तान सऊदी में अपनी सेना भेज रहा है। सब कुछ वैसे ही है जो आपको मैंने बताया था। बाकी जो भी अपडेट आती है अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।